Good morning everyone. I Upavan Kumar Agrawal once again welcome you all in my YouTube channel Upavan Sir Classes. Fine. In previous lecture you people had seen about number and also you learned about how to change, how to convert singular to plural numbers. Fine. In today's session, in today's lecture, we people have reached in the last part of noun. The last part of noun is here case. Today's video will be very small, very short, and about this topic first I tell you about this topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस. सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर केस, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं कारक. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कारक. कारक एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि ये जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें संबंध को दर्शाता है, एक रिलेशंस को दर्शाता है. आपको मैं यदि बात करूं सेंटेंस की तो एक छोटा सा फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं यहाँ पर SVO. हमेशा ध्यान रखिए जो सेंटेंस है इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश सेंटेंस में ये फॉर्मेशन का सिस्टम है SVO. S का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, S फॉर सब्जेक्ट कर्ता, V फॉर वर्ब एंड देन O दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट. फाइन. सो ये एक फॉर्मेशन होता है और इसी फॉर्मेशन में पूरे इंग्लिश के सेंटेंस को आप बनाएंगे आगे चल के. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम केस की बात कर रहे हैं तो केस जो है ये इनका आपस में सबका संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाएगा. जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी. सबसे पहले मैं बात करता हूं केस की. केस होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो केस आप समझ चुके हैं. केस का मतलब क्या है, ये जैसे अभी हम नाउन केस पढ़ रहे हैं तो नाउन केस में ये समझेंगे कि नाउन का या नाउन वर्ड्स का उस सेंटेंस में आए हुए अदर वर्ड्स के साथ, अदर शब्दों के साथ एक रिलेशन को शो करना, वो कहलाता है हमारा केस. ठीक. अब आ जाइए सीधे आप इधर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है काइंड्स ऑफ केस. काइंड्स ऑफ केस. जब मैं काइंड्स ऑफ केस की बात करूंगा तो ये कहलाते हैं आपके, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने 4 एरोज बनाए हुए हैं जो आपको शो कर रहा है कि मेनली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस. लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली वो 4 नहीं होते, वो 3 ही होते हैं. ठीक है, 4 का अलग से नाम यहाँ पर दिया हुआ है जो ऑलरेडी इंक्लूड होता है पहले में. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हमारा केस है उसको मैं अभी हटा देता हूं इधर से. सबसे पहला जो केस है हमारा वो है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. लिख लीजिएगा इसको, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक. ठीक है, कर्ता कारक. इसके नाम से क्लियर हो रहा है सब्जेक्टिव केस मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की बात कर रहा है या कर्ता की बात कर रहा है. चलिए इसका डेफिनेशन जब आप लिखेंगे बिल्कुल सिंपल से शब्दों में, बिल्कुल साधारण से शब्दों में यदि मैं बात करूं तो लिख सकते हैं कैसे. अ नाउन is that, a noun is that shows a relation. A noun is that shows a relation सब्जेक्ट टू द वर्ब. देखिए बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है. अ नाउन इज दैट शोज अ रिलेशन सब्जेक्ट टू द वर्ब इज नोन एज अ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव. ठीक है, इसको हिंदी में ध्यान से देखने एक बार. संज्ञा वह है जो हमें
दर्शाता है क्या, ये इसका मेन पार्ट है, सब्जेक्ट टू द वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें दर्शाता है क्या, सब्जेक्ट टू द वर्ड, वर्ब का रिलेशन या सब्जेक्ट का रिलेशन किसके साथ, वर्ब के साथ, सब्जेक्ट का रिलेशन वर्ब के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहा जाए राम प्लेस हॉकी, हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द वर्ब, तो सब्जेक्ट टू द वर्ब क्या कहता है कि राम क्या करता है, राम खेलता है, क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा। अब इसको यदि मैं आसान शब्दों में बात करूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब। अब इसको यदि मैं और आसान शब्दों में बोलूं तो कैसे बोलेंगे, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सेंटेंस का वह भाग जिसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे दिए गए वर्ब पर वर्क कर रहा है, समझिएगा बात को, सब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस का वह भाग जो दिए गए वर्ब पे कार्य कर रहा है, समझ रहे हैं, वर्ब पे कार्य कर रहा है। अब जैसे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस और ले लीजिए, लिखा हुआ है हरी रन्स फास्ट, हरी क्या करता है, वह दौड़ता है, मतलब कि हरी वर्क कर रहा है अपने वर्ब पे, ठीक है ना, तो यहां पर हरी क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है, सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसको आप बोलेंगे कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक के बाद कर्म कारक, आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट की बात हो रही थी, सब्जेक्टिव केस बन गया, अब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। लिख लो डेफिनेशन, a noun shows a relation object to the transitive verb, ये ध्यान रखिएगा, transitive verb, इसको एक थोड़ा सा और चेंजेस कर रहा हूं उसमें मैं, a noun shows a relation according कर दीजिए, अकॉर्डिंग के बाद एक कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। A noun shows a relation according object to the transitive verb is known as an objective case, objective case। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, एक वर्ड हमने खास यूज किया है यहाँ पर, ट्रांसटिव, इसको हिंदी में चाहे तो लिख लीजिए, इसको बोलते हैं सकर्मक। अभी जब आप आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब का, उसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब के बारे में, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ट्रांसटिव वर्ब होता है क्या है। ट्रांसटिव वर्ब वह होता है, वर्ब तो समझ रहे हैं ना, क्रिया की बात हो रही है जिसपे वर्क किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रिया की, तो क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है मेन, एक ट्रांसटिव, दूसरी और इंट्रांसटिव, एक और होता है वो उस टाइम पे आगे बढ़ेंगे। तो ट्रांसटिव वे क्रियाएं होती हैं जिनसे आपको जवाब मिलता है, जिनसे आपको जवाब मिलता है। अब जैसे मैं बात करूं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पत्र। मैं किताब पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं, पढ़ना क्रिया हो, ठीक है ना, तो ये कहलाता है ट्रांसटिव। अब आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस की डेफिनेशन में। A noun shows a relation, एक संज्ञा वह दर्शाती है, क्या दर्शाती है, अकॉर्डिंग के अनुसार दर्शाती है,
object to the transitive verb. Announce the relation according to object. According सेट नहीं हो रहा है एक्चुअली, मैं चाहूंगा इसको आपको हटा दो, मत कंफ्यूजन नहीं रखनी है बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल नहीं रखनी है कंफ्यूजन, आप हटा दो इसको। Announce the relation object to the transitive verb. ये जो नाउन है वो क्या शो करता है? रिलेशन ऑब्जेक्ट का ट्रांसिटिव वर्ब के साथ। यदि किसी ऑब्जेक्ट का रिलेशन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हो रहा है तो वो हमारा क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, लिखा हुआ है राम eats a mango। ठीक है, राम eats a mango। आप देखेंगे यहां पर तो राम क्या है? सब्जेक्टिव केस था। जो हीरो है, जो प्लेयर है मेन सेंटेंस का, तो वो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, जिस उद्देश्य पे कार्य हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि राम का उद्देश्य क्या है? आम को खाना, खाने की क्रिया हो रही है। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा वर्ब। ये हमारा कहलाएगा वर्ब। और वर्ब में जो वर्ब कर रहा है राम कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो को खाना। तो जिस क्रिया से आपको क्या का जवाब मिल जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये हमारा मैंगो क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा कि सर इसका यूज क्या है। ये अभी जब आप पूरा पढ़ लेंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ग्रामर में, तब आपको इसका एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, केस दो जगह आपको देखने को मिलेगा। एक तो अभी पढ़ रहे हैं आप नाउन के रूप में, अभी एक और देखने को मिलेगा कहाँ? प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, तो जब आप प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको एक बहुत बढ़िया सी एक टेबल बताएंगे। वो टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स इंग्लिश के आप पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं और आगे की। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। पहला हो गया सब्जेक्टिव केस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया ना? बहुत आसान है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर में तीन ही होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। POSSESSIVE, POSSESSIVE, पॉजिटिव केस। इसको बोलते हैं हिंदी में संबंध कारक। इसको हिंदी में कहा जाता है संबंध कारक। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? संबंध को ही दर्शा रहा है, ये बता रहा है। इसको आप एक वर्ड में और जवाब दे सकते हैं, स्वामित्व। स्वामित्व समझते हैं? अपना, अपना स्वामित्व की बात करता है। स्वामित्व की बात करते हैं जहां पर अपने की बोध हो जाए। अब जैसे कहा जाए राम्स फ्रेंड। पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद देखो एग्जांपल, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन देख लो। पॉजिटिव केस होता है क्या है? अ नाउन शोज अ रिलेशन to other words with great possession। ध्यान दीजिए, a noun shows a relation to other words with great possession। एक संज्ञा अदर वर्ड्स के साथ एक रिलेशन शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है रिलेशन? अधिकार के रूप में, अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, जब हम अधिकार की बोध करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिकार बोधक कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, उदाहरण के लिए बात करूं मैं, लिखा हुआ है राम्स पेन इज हियर। अब इसको पहचानने का भी तरीका बता दें हम आपको। इसको पहचानने का एक विशेष तरीका होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके अपॉस्ट्रॉफी का यूज होता है।
ये जो हमने यूज किया हुआ है, ये कॉमा लगाते हैं, नीचे कॉमा लगाते हैं, इसको ऊपर कॉमा लगाते हैं। तो जब ऊपर कॉमा लगाते हैं तो उसको इंग्लिश में साइन के रूप में नाम दिया जाता है अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे साइन का, जिसमें अलग अलग आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो राम्स पेन, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन हो रहा है ना, राम का पेन, जहां पर ऐसे रिलेशन की बात कही जाए वो वहां पर क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। जैसे एक ये हो गया, एक एग्जांपल हम और दिखा रहे हैं, नीचे बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे यस्टरडे आई अटेंडेड माई, दिख रहा है जी, फ्रेंड्स मैरिज। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, रिलेशन शो कर रहा है। कौन, नाउन बता रहा है, नाउन की बात हो रही है, नाउन यहाँ पर अपना रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या, पजेसिव केस। अब इसमें दो भाग होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। पजेसिव केस के दो भाग होते हैं, मतलब जो अपॉस्ट्रोफ होता है उसको आप दो तरह से शो कर सकते हैं। दो तरह से कैसे शो कर सकते हैं उसकी मैं बात करता हूं। एक आप शो करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, एक आप शो करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में कैसे बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ है दिस इज राम्स पेन। ये किसकी पेन है, राम की पेन है, मतलब एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। हमने बताया था ना आपको, जो अपन पढ़ रहे थे, आपको मैंने बताया था कि जहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की बात हो जाए वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। ये कहलाता है राम्स पेन, यानी कि राम की कलम। ये क्या हो गया, सिंगुलर। इसी में जैसे आप बात करेंगे प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म की बात करें, जैसे लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा यहां से ले लेते हैं। कई बार होता है बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आ पाते हैं। अभी आया था बहुत अच्छा सा एग्जांपल, एक आया था दिमाग में, चलिए देख लेते हैं अपने से। बॉयज, देखिए इसमें चेंजेस क्या क्या है, पहले देख लेते हैं। बॉयज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड किड्स, ऐसा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। हम एक्चुअली आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हमने अपॉस्ट्रोफ का यूज किया है, इसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब कई बार इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो आपके सामने ये चीजें आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है समझ में नहीं आता सर कि वो हुआ क्या है और क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो कॉमा ऊपर का लगा हुआ है इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफ। जिस समय पे ये कॉमा आपका एस के पहले होता है, यहाँ पर खेल कॉमा और एस का हिस्सा है, जिस समय पे ये कॉमा एस के पहले होता है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म पजेसिव केस कहलाता है, सिंगुलर फॉर्म पजेसिव केस। लेकिन जब ये एस, ध्यान से देखिए, बॉयज, हमने बॉय को पहले प्लूरल बना दिया, फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफ लगा दिया, तो पहले प्लूरल फॉर्म था, ठीक है, अब उसमें अपॉस्ट्रोफ लगाने का मतलब क्या हो गया, वो पजेसिव केस में चला गया। ठीक है, बॉयज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड केक्स, कि लड़कों को क्या दिया जाएगा, केक दिया जाएगा। केक पर अधिकार किसका है, लड़कों का है, तो ये क्या कहला गया, हमारा पजेसिव केस कहला गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अलग कुछ किताबों में देखने को मिलता है फोर्थ टाइप, यानी कि चौथा टाइप भी देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं वो भी लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पर। वोकेटिव केस, इसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक, संबोधन कारक। हालांकि ये जो वोकेटिव केस है ये आपके सब्जेक्टिव केस का ही हिस्सा है, सब्जेक्टिव केस का ही हिस्सा है।
संबोधन कारक अपने आप क्लियर कर रहा है, ये एक प्रकार से संबोधन की बात करता है, यानी कि किसी को आप एड्रेस करते हैं। क्या लिख सकते हैं? अ पर्सन स्पोकन टू, अ पर्सन स्पोकन टू और एड्रेस। बस सीधा सीधा कितना लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस समय किसी एक व्यक्ति को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, या उसे हम एड्रेस करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आपका वोकेटिव केस कहलाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, आप ले लीजिए एस। आपने देखा होगा, कई बार कहते हैं ना, बॉयज कम हियर। ये यहाँ पर बॉयज, लड़कों को बुलाया, बॉयज कम हियर, ये हमने कॉमा लगा के सेंटेंस अपना पूरा किया। तो ये जो हमारा यूज किया गया है, ये हमारा क्या किया गया है? एड्रेस किया गया है। और जब एड्रेस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस बोलते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्लेस में होता है, तो ये नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस के अंदर ही होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से ये जो हमारा केस वाला जो पार्ट था पूरा होता है। फिलहाल है तो बहुत कुछ इसमें, बहुत सारे और भी अंदर ढेर सारे नियम है, तो फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा अभी गहराई में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है ना? बेसिक यदि आपको समझ में आ जाएगा तो बेसिक समझने के बाद आप फिर एडवांस में जाएंगे। इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक और आता है पार्सिंग का, उसको भी जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक अभी फिलहाल मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो मैं आपको इसका पार्सिंग जो होता है वो भी बता देता हूँ कि अभी तक जो आपने पढ़ा। हालांकि इसका ये था कि अलग से बनाएंगे, लेकिन अब अलग से नहीं बना के हम आपको इसी में क्लियर कर देते हैं कि पार्सिंग क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड है पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है पद व्याख्या, पद व्याख्या। ठीक है, चले इसको देखते हैं हम लोग कि पद व्याख्या होती क्या है। अभी तक आपने नाउन में क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। ठीक, उसी के बाद फिर आपने तुरंत जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा? काइंड्स ऑफ नाउन। जब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे तो उसमें आपने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, 5 नाउन्स आपने पढ़े। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपने जेंडर पढ़ा। तो जेंडर में आपने क्या क्या पढ़ा? मास्कुलिन जेंडर पढ़ा, फेमिनाइन जेंडर पढ़ा, कॉमन जेंडर पढ़ा और न्यूट्रल जेंडर पढ़ा। ठीक है, इसी के बाद यदि मैं बात करूं, उसके बाद आपने नंबर पढ़ा। नंबर में आपने क्या पढ़ा? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और अभी लास्ट में आपने आज क्या पढ़ा? केस पढ़ा। तो केस में अभी मान लेते हैं 4 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और देन आपका पॉजेसिव केस, एंड द लास्ट वन वोकेटिव केस। फाइन। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पार्सिंग की। पार्सिंग मतलब होता है पद व्याख्या। पद का मतलब होता है वो पूरा पूरा जो आपका सेंटेंस है उसको आप अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहा हूँ। लिखा हुआ है राम सोल्ड अ बुक। ठीक है, राम सोल्ड अ बुक। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, ये। ठीक, सबसे पहले 1 नंबर पे आप ले लीजिए राम। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि राम क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जवाब देता है कि राम क्या है? नाउन है। ठीक है, अब नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? नाउन का काइंड कौन सा है? तो राम क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है। ये क्या कहला जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है जेंडर। तो इसका जेंडर बताइए, इसका जेंडर क्या है? ये मास्कुलिन है, मास्कुलिन जेंडर के रूप में है आपका। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये, ठीक है मास्कुलिन जेंडर है, तो नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है? ये आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर क्या आता है? केस। कि राम का केस क्या है? तो राम का केस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। कैसा लगा?
अच्छा समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की सिर्फ राम की, अब इसके बाद आ रहा है सोल्ड। तो फिलहाल सोल्ड के बारे में ज्यादा डिटेल कभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये कहलाता है वर्ब। ठीक है, ये कहलाता है वर्ब। और चूंकि मैंने आपको बता भी दिया था ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, तो मैं आपको लिख भी देता हूं ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में। ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब। थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो रही है स्पेलिंग को लेकर के, क्लियर कर लेता हूँ। सही है, TRANSITIVE। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब। फिलहाल वर्ब इतना ही रखेंगे, वर्ब को क्लियर करेंगे आगे चलके। अब उसके बाद आता है एक वर्ड हमारा और दिख रहा है, बुक। ठीक है, अब बुक क्या है? बुक भी एक प्रकार से नाउन है। ये कहलाता है पार्सिंग, अलग अलग करना पूरा, नाउन। अब नाउन का काइंड्स बताइए, कौन सा नाउन है? भूल गए? चलो याद करो फिर से। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, जिसमें पर्टिकुलर नाम की बात होती है, क्या है? नहीं है। उसके बाद कॉमन नाउन, क्या कॉमन नाउन है? सोचिए। फिर उसके बाद और आगे बढ़िए, फिर और आगे बढ़िए। ये चीज आपको करनी है। ठीक है, ये हमने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। अब इसके बाद आपको इसका मुझे क्या करके बताना है? इसका आपके लिए होमवर्क है। बुक का ये बताना है काइंड्स कौन सा है, जेंडर क्या लगता है इसमें, तो जेंडर क्या लगेगा, नंबर यदि लगता है तो नंबर क्या है, और उसका केस क्या है। क्लियर? ये चीज आपको मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है आज की तरफ से, हमारी तरफ से। ये अब आपका नाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। फिलहाल यदि इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए कि नाउन से संबंधित जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी जनरल एरर्स आती हैं, वो सारी एरर्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको राम का, कि राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मास्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्टिव केस है। ये सोल्ड के बारे में बता दिया मैंने, वर्ब है, वर्ब कौन सा है? ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इससे जवाब मिल रहा है। आगे इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वर्ब का टॉपिक नहीं पढ़ा है। उसके बाद आता है बुक। तो बुक क्या है? नाउन है। मैंने बता दिया आपको कि ये नाउन है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। यदि वाकई में आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और अब वीडियो क्वालिटी यदि आपको अच्छी लग रही है, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं प्रयास करता हूं कि और अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी गुड डे।